19, we all Kidney Care Foundation Society's member welcome you, Alok sir, and thanks to being a part of this meeting. नमस्कार। सर अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप 10 से 15 मिनट का एक स्पीच दें, ताकि अभी कोविड-19 के दौरान जो लोग डिप्रेस्ड हैं और फ्रस्ट्रेट हैं वो मोटिवेट हो सकें। उसके बाद में हम सवाल जवाब का सेशन शुरू करना चाहेंगे। ज्यादा समय मैं वेस्ट नहीं करूंगा। आलोक सर प्लीज। Thank you very much. Are you able to listen me? Yeah, sure. Okay. So first of all, my sincere thanks to Kidney Care Foundation Society Rajasthan and Kidney Warrior Society for giving me the opportunity to speak about COVID-19 जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, in patients particularly who are suffering from who are having kidney transplant, right? Yes. So हम अभी बात करेंगे कि COVID-19 जो है, ये जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, उसमें किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को क्या ध्यान रखना है, और खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो क्या प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए ताकि वो सही सलामत इस पेंडेमिक या इस बीमारी से अपने आप को बचा सके और बाहर आ सके। तो फर्स्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि देयर इज नो स्पेसिफिक गाइडलाइन फ्रॉम एनी ऑफ द सोसाइटी अक्रॉस इंडिया और अक्रॉस वर्ल्ड। जो भी अभी तक ऑब्जर्वेशंस है नेफ्रोलॉजिस्ट की, मेनली फ्रॉम चाइना, यूएसए, स्पेन, इटली और ग्रेट ब्रिटेन, जहां पर कोविड-19 जो है वो बहुत भयावह रूप ले चुका है, इट्स ऑन अ वेरी हाई नंबर्स, वहां पर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की है उसी ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए कहा है कि वो उसमें अगर अपने आप को कंटिन्यू करते हैं ट्रीटमेंट को तो वो सेफ रह सकते हैं और उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस लीस्ट पॉसिबल है। दो तीन चीजें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही है। पहली चीज जो है वो है कि हाउ टू टेक केयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओपीडी जो मैनेजमेंट है या ओपीडी हम कंसल्टेशन करते हैं। तो जो भी पेशेंट जिनका ट्रांसप्लांट अब तो क्योंकि 50 डेज से ज्यादा हो गए हैं लॉकडाउन हुए, तो 50 डेज से पहले ही ट्रांसप्लांट हुआ होगा, पर जिन भी पेशेंट का रिसेंट ट्रांसप्लांट हुआ है वो कोशिश करे कि एक बार अपने जो ट्रांसप्लांट फिजिशियन है उनसे बात कर ले और जो ट्रीटमेंट है वो उनसे शेयर कर ले, ताकि कोई भी चेंजेस जो फर्स्ट 3 मंथ्स में होते हैं डोज कम करने का या क्रिएटिनिन पे निगाह रखने का, वो बड़े आराम से उसको टेलीफोन या वीडियो कंसल्टेशन से आपको बता सकते हैं और आपको उससे गाइड कर सकते हैं, ताकि आप अपनी किडनी को भी जो है, जो ट्रांसप्लांट किडनी है, उसको सेफ रख सके, प्रॉपर्ली फंक्शनिंग रख सके। जो पेशेंट लॉन्ग टर्म से ट्रांसप्लांट पे हैं और उनको 3 से 6 महीने में दिखाना है, वो अभी ओपीडी जो भी ट्रांसप्लांट फिजिशियन को फॉलो कर रहे हैं उसको अवॉइड करें, और अगर कोई एक्यूट इमरजेंसी आती है तो वो अगेन वीडियो कंसल्टेशन या टेलीफोन से उनसे बात कर सकते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है उनको बता के और सॉल्यूशन जो है वो उसी पे ले सकते हैं बनिस्बत की बाहर जाए। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर है या जो बच्चे हैं वो घर से बाहर ना निकले। वो इसलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इस इन्फेक्शन को वो अच्छे से झेल सके। सेम यही बात ट्रांसप्लांट पेशेंट्स पे भी लागू होती है, क्योंकि जो दवाइयां, जो मेडिसिन, इम्यूनोसप्रेशंस हम देते हैं उससे उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है और दे आर आल्सो प्रोन टू हैव इन्फेक्शंस। सो और पर्टिकुलरली कोविड-19 इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं, जिसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जहां तक हो सके आप बाहर जाना अवॉइड करें। पर्टिकुलरली अगर आपको कोई कंसल्टेशन करनी है तो प्रिफर करें कि वो टेलीफोनिक या वीडियो कंसल्टेशन कर लें। कई डॉक्टर्स, कई ट्रांसप्लांट फिजिशियन जो है वो वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ पेशेंट को बुलाते हैं। तो जो वंस अ मंथ बुला रहे हैं उनमें गाइडलाइंस या जो स्टडीज है वो ये कह रही है कि आप उसे ट्वाइस, एक बार 2 महीने में आप कर सकते हैं कंसल्टेशन, और जो 2 से 3 महीने में बुला रहे हैं उसको और भी ज्यादा डिले कर सकते हैं, जब तक कि लॉकडाउन ना खुले, जब तक कि ये कोरोना पर जो पेंडेमिक है उसकी इंसिडेंस काफी कम ना हो जाए। दूसरा हमारे लिए टेंशन की बात ये होती है कि 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, हमने क्रिएटिनिन तो कराया नहीं, क्या पता हमारा क्रिएटिनिन बढ़ ना जाए। एक ये डर सा लगा रहता है। तो उसके लिए भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कई लैब्स ऐसी हैं जो घर पे ही सैंपल्स को कलेक्ट कर लेती हैं। सो होम टेस्टिंग को आप प्रिफर करें। साथ में ये भी ताकीद कर दें कि जो भी सैंपल कलेक्ट करने आए
वो प्रॉपरली अपने आप को डिसइंफेक्ट करे, प्रॉपर हाइजीन रखे और आपका सैंपल बहुत आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के लेके जाए और रिपोर्ट जो है वो वापस देने के बजाय वो मेल पे या व्हाट्सएप पे आपको दे दे, ताकि उसको दोबारा आना भी ना पड़े और आपका घर से निकलना भी ना हो। अगर किसी कारण से कई टेस्ट ऐसे हैं, जैसे आपको सोनोग्राफी करानी है या एक्सरे कराना है, जो घर पे नहीं हो सकते और आपको हॉस्पिटल जाना पड़े और इमरजेंसी नहीं है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग चले जाएं जब पेशेंट फ्लो हॉस्पिटल में ना हो, या लेट इवनिंग चले जाएं, ताकि उस टाइम पे जैसे 4-5 बजे के आसपास ज्यादातर ओपीडीज हॉस्पिटल के बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम आपका पेशेंट फ्लो नहीं होगा हॉस्पिटल में और आप आराम से पर्सनल प्रोटेक्शन करते हुए वो टेस्ट करा के घर वापस आ सकते हैं। क्या सेफ्टी मेजर्स हमको लेने चाहिए अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है गुड हैंड हाइजीन। पिछले 50 दिनों में हैंड हाइजीन के बारे में जितनी बातें हुई है, शायद मेरे 25 साल के करियर में मैंने कभी हैंड हाइजीन के बारे में इतनी बात नहीं सुनी। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हैंड हाइजीन अकेली एक ऐसी चीज है जो 95% से ज्यादा बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस को खत्म कर सकती है। 30 सेकंड तक अगर आप अपने हाथ साबुन से अच्छे से धोते हैं, जिसका वीडियो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा और वो आपकी सारे लोगों को मिल जाएगा, आप उसको फॉलो करके अगर आप अपने हाथ धोते हैं तो वो एक गुड हैंड हाइजीन कहलाता है। 30 सेकंड मिनिमम है। पर अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हो सकता है आपका हाथ इधर उधर लगे, क्योंकि कई बार हमें रेलिंग पकड़नी पड़ती है, लिफ्ट में जाना पड़ता है तो लिफ्ट में बटन दबाना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अल्कोहल बेस्ड हैंड रब या अपने हाथ उस टाइम करीबन 1 मिनट तक धोएं, तभी आप उन वायरसेस को जो अननोइंगली आपके हाथ पे लगे हैं उनको खत्म कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको इम्प्रूव करनी है जो है सोशल डिस्टेंसिंग। कोशिश करें कम से कम 4 से 6 फीट का डिस्टेंस जो है वो आप रखें। जो रिसेंट ट्रांसप्लांट हुए हैं उनको तो, क्योंकि वो हाई इम्यूनो सप्रेशन पे है, तो उनको तो घर में भी अभी जो है वो अपने फैमिली मेंबर से जो है थोड़ा दूर रहना होगा, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग भी रख सके और कोई इन्फेक्शन उनको ना हो, क्योंकि वो उनका इम्यूनो सप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई चल रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है मास्क के बारे में। मास्क अगर आप पहनते हैं तो घर में आप एक कॉटन या कॉटन क्लोथ का मास्क जो है वो पहन सकते हैं। पर अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको सर्जिकल मास्क पहनने की जरूरत है। N95 जब कोविड शुरू हुआ था तो एक तरह से डिमांड में आ गया था और शॉर्टेज हो गई थी। N95 हेल्थ केयर वर्कर्स को जरूरत है, क्योंकि हम रेगुलर पेशेंट्स को देखते हैं। पर अगर आपके कोई सिम्टम है और आपको जैसे जुकाम खांसी कुछ भी है, किसी भी कारण से है, चाहे वो कोरोना हो चाहे कोई दूसरा इन्फेक्शन हो, तो आपको N95 पहनना चाहिए, ताकि आप किसी और को वो इन्फेक्शन ना दें। अदरवाइज घर में आप मास्क जो कॉटन का है वो पहना जा सकता है आपसे, और जिसको आप रेगुलर धो के प्रेस करके वापस पहन सकते हैं, या आप सर्जिकल मास्क जो आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं या बाहर किसी काम से आपको निकलना हो तो सर्जिकल मास्क आपके लिए बेटर रहेगा। कई बार ऐसा होता है अननोइंगली क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, हमने टेस्ट कराया और क्रिएटिनिन बढ़ गया। तुरंत अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन को कॉल करिए और वो जो भी आपको सलाह दे वो तुरंत मानिए, क्योंकि एक्यूट रिजेक्शन कभी भी किसी भी पेशेंट में हो सकता है, और अगर वो होता है तो तुरंत हमें आईवी सोल्यूमेड्रॉल या उसकी किडनी बायोप्सी की जरूरत पड़ सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके ट्रांसप्लांट फिजिशियन आपके लिए क्या सोचते हैं। सो कभी भी क्रिएटिनिन किसी का व्यक्ति का बढ़े तो कभी भी इमीडिएटली उसे अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन को कॉल करके ये बताना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक हो सके वो जो भी सलाह दें, चाहे वो हॉस्पिटल आने की हो चाहे वो दवाई बढ़ाने की हो, वो तुरंत मान के अपने रिजेक्शन जो भी होकर उसकी किडनी में हुआ है उसको ठीक कर लें। अब कोविड पेशेंट्स जो हैं वो, जैसे हम जानते हैं, रोज संख्या बढ़ रही है, हिंदुस्तान में भी बढ़ रही है, राजस्थान में भी और जयपुर में भी बढ़ रही है। तो क्या प्रिकॉशंस हम रखने चाहिए? जैसे कि अगर किसी पेशेंट या कोई व्यक्ति हमारे घर का है जिसको कोविड पॉजिटिव हो गया है, खुदा भगवान ना करे कि ऐसा अगर हो, और हम उसके कांटेक्ट में आ गए हैं, तो तुरंत हमें सेल्फ आइसोलेट हो जाना चाहिए 14 दिन के लिए, और पूरा प्रिकॉशन रखना चाहिए जो मैंने आपको बताया, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना चाहिए। अगर इस दौरान हम में सिम्टम्स आ जाते हैं तो तुरंत हमें टेस्ट कराना चाहिए। जो कोविड-19 का टेस्ट है वो एक स्वाब है जो हम गले से लेते हैं और उस टेस्टिंग को आरटी-पीसीआर से करते हैं, जिसकी रिपोर्ट आजकल जो है 8 से 12 घंटे में आ जाती है। अगर वो नेगेटिव आता है तो निश्चिंत रहें,
पर अगर आपके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं तो उसे आपको 48 आवर्स में रिपीट भी कराना चाहिए। 2 नेगेटिव टेस्ट ये इंडिकेट कर देते हैं कि अभी आपको कोविड इन्फेक्शन जो है वो नहीं हुआ। और अगर आपको वो इन्फेक्शन हो जाता है किसी कारण से, तो तुरंत अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन को इन्फॉर्म करें, क्योंकि कई मेडिसिन ऐसी हैं जिनको हमें चेंज करना पड़ेगा, कई चीजें हैं जो हमें आपको उसी टाइम बतानी पड़ेगी। जहां तक हॉस्पिटलाइजेशन का सवाल है, अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम है, यानी कोई फीवर नहीं है, कोई सांस लेने में तकलीफ नहीं है, अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो मेंटेन हो रहा है, तो हम आपसे आपको यही एडवाइस देंगे कि आप घर पे रहें, घर पे अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर ले। जो आइसोलेशन के रूल है ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए वो है मिनिमम 14 डेज या 7 डेज आफ्टर द सिम्टम डिसअपियर, यानी सिम्टम खत्म होने के 7 दिन बाद तक। उस दौरान आप रोज अपना टेम्परेचर सुबह शाम लें। अगर पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपना सैचुरेशन ले सकते हैं तो वो भी रोज लें, और साथ में सिम्टम्स के बारे में भी ध्यान रखें। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, या आपको फीवर हाई ग्रेड चला जाता है, या आपको सिम्टम्स आते हैं जैसे सांस भरने लग गया है, खांसी बहुत तेज आने लग गई है, तो तुरंत ट्रांसप्लांट फिजिशियन से बात करें और तुरंत हॉस्पिटल जाके अपने आप को भर्ती कराएं। अभी जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की है वो ये है कि अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, चाहे वो ट्रांसप्लांट पेशेंट हो चाहे वो नॉन ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, उनको भर्ती सिर्फ एसएमएस मेडिकल कॉलेज ही हॉस्पिटल ही करेगा। अभी शायद आरयूएचएस या निम्स भी करने लगे, पर अभी हाल फिलहाल एसएमएस मेडिकल कॉलेज ही जो है वो ये एडमिशन के राइट्स रखता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। सो अगर आप किसी का भी कोविड पॉजिटिव है तो तुरंत वो एसएमएस हॉस्पिटल चला जाए और अपने आप को वहां एडमिट कराए। वहां भी हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट की टीम है जो आपके इम्यूनो सप्रेशन को अच्छे से कंट्रोल करके, क्योंकि कई इम्यूनो सप्रेशन जैसे माइक्रोफिनोलेट है उसको शायद हमें बहुत कम करना पड़े, शायद बंद भी करना पड़े, तो ये एडवाइस वहां के नेफ्रोलॉजिस्ट आपके ट्रांसप्लांट फिजिशियन के साथ कांटेक्ट करके, क्योंकि वो आपके बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, कांटेक्ट करके आपको ये सलाह दे देंगे कि किस तरह से आपको अपनी मेडिसिन लेनी है। दूसरी चीज जो मैं इसमें इंपॉर्टेंट समझता हूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कोविड पेशेंट्स ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को, तो आप इस टाइम हिचकिए मत और एक कन्वीनियंट टाइम अपने डॉक्टर से जो ट्रांसप्लांट फिजिशियन है उनसे पूछ लीजिए और उसमें व्हाट्सएप या कॉल पे अपने डाउट्स को सारा क्लियर कर लीजिए। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये डिजीज सिर्फ 4 महीने पुरानी है। आप इसके बारे में नॉन मेडिकली या साइलेंट मेडिकली जो भी आप जानते हैं वो पेपर, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप मीडिया उससे जानते हैं। जो भी स्टडीज है वो हम रेगुलर पढ़ रहे हैं और पिछले 4 महीने में हमने भी अपने आप को अपडेट किया है ताकि हम आपकी बेहतर सेवा कर सके। पर चूंकि ये डिजीज सिर्फ 4 महीने पुरानी है, इसलिए कोई भी जानकारी इसके बारे में संपूर्ण नहीं है। जो जानकारी आज आ रही है, जो आज से 1 महीने पहले आई थी वो 15 दिन बाद चेंज हो गई, जो 15 दिन पहले आई थी वो आज चेंज हो गई। तो रोज इसमें चेंजेस हो रहे हैं, रोज नई स्टडी आ रही है जिसको कि कोप अप रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि जब भी आपको कोई भी ऐसा डाउट हो, तुरंत अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन से बात करें और बात करके उस डाउट को क्लियर कर लें। अगर आपके घर में जैसे 2 हो गए, जैसे हम तो घर से बाहर जा नहीं रहे, पर हमारे घर के परिवार के लोग जो है वो तो बाहर जाएंगे, चाहे वो ऑफिस जाए, चाहे वो सब्जी खरीदने जाए, कोई भी काम ऐसा करने जाए जिससे के लिए उनको बाहर जाना पड़े, तो क्या प्रिकॉशंस उनको लेना चाहिए? क्योंकि उनके घर में एक ट्रांसप्लांट पेशेंट है तो उन्हें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। जहां तक पॉसिबल हो वो जब वापस आए तो बाहर ही अगर पॉसिबल हो किसी रूम में वो अपने कपड़े चेंज करें और वहां पर स्नान लेके ही घर में घुसे, ताकि कोई भी इंफेक्शन वो बाहर से लाए वो बाहर का बाहर ही खत्म हो जाए, घर के अंदर ना आए। और आप जो है जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ मिलाना या गले लगाना ना करें। अभी नमस्कार ही जो है वो सबसे बढ़िया गेस्चर है किसी को ग्रीट करने का, वो ही रखें। और अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसको जरूर कहें कि आप अपने आप को पूरी तरह से क्लीन करके ही घर में आए। जो व्यक्ति बाहर जा रहा है उसको ये जरूर सलाह दे कि आपको मास्क हरदम रखना है। ये आपकी उनकी सेफ्टी के लिए भी है और साथ में ये आपकी सेफ्टी के लिए भी है, क्योंकि वो वापस बाद में घर में आएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, या कोई और जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं।
पर इम्पोर्टेंट चीज हमें जो इसके लिए समझनी है वो ये है कि ये कोरोना वायरस जो है, इससे हमें बचाव रखना है। अगर ये आ जाता है तो इससे लड़ना है और लड़ के इससे हमें जीतना है। थैंक यू। सर थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस हैं, हम्म जिनमें से एक क्वेश्चन अंकिता शर्मा है, उनका यही था कि मेरे हस्बैंड हम्म जॉब करते हैं और मैं हम्म ट्रांसप्लांटेड हूँ, न्यूली ट्रांसप्लांटेड हूँ। तो मैं हम्म। अभी क्या प्रिकॉशन बरतूं और मेरे हस्बैंड के लिए क्या सावधानी बरतने के लिए बताएंगे डॉक्टर, कि वो जब वो ऑफिस से आए तो तो क्या सावधानी जहाँ बरतें जो आपने। हाँ बिल्कुल मैंने अभी बताया, वैसे भी जहां से बाहर से आते हैं वो तो कोशिश करें कि वो चेंज जो क्लॉथ चेंज है, शूज है, वो बाहर ही खोले, हैंड हाइजीन अच्छे से रखे और हो सके तो स्नान करके अंदर घुसे, ताकि और नए कपड़े पहन के अंदर घुसे, ताकि जो भी कंटेमिनेंट वो लेके आए हैं बाहर से वो बाहर का बाहर ही रह जाए। और जो कपड़े वो लेके आए हैं, जिन कपड़ों में वो आए हैं घर में, उनके लिए जरूर मैं कहूंगा कि गर्म पानी में उनको ओवरनाइट भिगो दें अगर पॉसिबल हो, और अगले दिन जाके धो के उनको सुखा के प्रेस करके वापस पहन सकते हैं। सो अगर ये श्योर वो प्रिकॉशंस रखते हैं तो वो आराम से अपने, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से घर में रह सकते हैं। श्योर। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि गवर्नमेंट इंडिया ने अभी कैडेवरिक और लाइव ट्रांसप्लांट बंद कर रखे हैं सर, क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे? इसका कारण दो है। कैडेवरिक ट्रांसप्लांट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट को तो हमने चेंज कर दिया, आजकल ब्रेन डेड पेशेंट्स हाँ कहते हैं या डिजीज हाँ। डोनर ट्रांसप्लांट कहते हैं, यस। कैडेवरिक अब नहीं कहते उसको। तो डिजीज डोनर जो पेशेंट्स हैं, वो जो भी आ रहे हैं वो सिक हैं, वो वेंटिलेटर पे होते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि वो कोरोना से ग्रसित है कि नहीं है, कोरोना इन्फेक्टेड है कि नहीं है। इंस्पाइट कि वो कोरोना नेगेटिव हो सकते हैं, पर देर आर चांसेस दैट दे कैन बी कोरोना इन्फेक्टेड। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या नाटो ने जो है वो ये कहा है कि अभी कोई भी ट्रांसप्लांट ना करे, क्योंकि अगर कोरोना इन्फेक्शन इमीडिएट जिसका ट्रांसप्लांट हुआ अगर उसमें हो गया तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कंट्रोल, क्योंकि एक तरफ तो हमें इम्यूनोसप्रेशन देना पड़ेगा किडनी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी को कम करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ कोरोना वायरस जो है उस इम्यूनिटी जो कम हुई है उसमें बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर जाएगा, बहुत ज्यादा फैल के आएगा, तो पेशेंट की जान तक इसमें जा सकती है। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर भी अभी जो है ट्रांसप्लांट जो है वो बहुत कम हो गए हैं, चाहे वो किडनी के हो, लिवर के हो, हार्ट के हो, जो भी ट्रांसप्लांट है वो कम हो गए। जहां तक लाइव ट्रांसप्लांट का है, वही सेम बात है कि इनिशियल जो फ्यू डेज होते हैं उसमें हाई इम्यूनो सप्रेशन हमको देना होता है, बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। सो इस टाइम पे अगर कोई भी इन्फेक्शन कोरोना का अगर पेशेंट को हो गया तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसकी जान को बचा पाना, क्योंकि अगर हम जान बचाते हैं तो किडनी को होते हैं, क्योंकि हमें इम्यूनो सप्रेशन बंद करना पड़ेगा, और हम किडनी को बचाने की कोशिश करते तो हम पेशेंट के जान पे बन सकती है। जी इसलिए जी अभी फॉर टाइम बिंग लाइव और डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट दोनों जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइजरी के हिसाब से बंद। जी। सर अभी एक क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अभी घर पर रह रहे हैं, तो नेचुरल सोर्सेस क्या हैं, क्या और खाने में क्या लें ताकि इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो और देखिए क्या इम्यूनिटी करना है? बूस्ट में क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, ट्रांसप्लांट पेशेंट है, तो अच्छा हेल्दी खाना, जो कि जी हम शुरुआत से जब भी ट्रांसप्लांट पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तब बोलते हैं कि घर पे बना हुआ कुक्ड फूड जो है वो उसे लेना है। वैसे भी अभी बाहर का तो कुछ मंगा भी नहीं सकते बिकॉज बिल्कुल। ऑफ एपिडेमिक। तो अच्छा कुक्ड फूड, नरिश्ड कुक्ड फूड अगर लेते हैं, कुक्ड फूड लेते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जो जी इम्पोर्टेंट चीज है वो है रेगुलर एक्सरसाइज, वो जी आपको जरूर करनी है, क्योंकि पहले तो हम बाहर घूम के पड़ोस में या गार्डन में घूमने चले जाते थे और वहां पर हम जो है वो अ, अपना एक्सरसाइज कर लेते थे, पर चूंकि अब हम बाहर नहीं निकल सकते तो आपको घर में ही कुछ वेज निकालने पड़ेंगे जिससे कि आप घर में रेगुलर एक्सरसाइज करें। जैसे कि घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक घूम लिए 40 से 45 मिनट। अगर वो नहीं हो सके तो जैसे हम स्कूल में बचपन में पीटी करा करते थे वो कर लिए। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपके ट्रांसप्लांट किडनी पे जोर ना डाले, वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। प्रिफरेबल एक्सरसाइज होती है आपकी हाथों की और पाँव की, जो आप आराम से कर सकते हैं। जी। सर हम अभी अपनी जो जो भी घर की चीजें हैं, अपना मास्क है, उनको सैनिटाइज किस तरह से करें? देखिए घर के मास्क अपने पास तीन तरह के, जैसे मैंने मास्क बताए थे आपको। अगर कॉटन का मास्क है आपको तो उसको सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है, आप उसे अच्छे से साबुन से धो लीजिए। जी धोने के बाद उसे अच्छी धूप अभी है क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो अच्छी धूप में सुखा दीजिए, सुखा के उसे प्रेस कर लीजिए, वो नॉन इन्फेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ आप ही यूज कर रहे हैं, उसमें किसी और का हाथ नहीं लग रहा। तो कोशिश करें आप ही उसे धोएं, 2 मिनट का काम है, और आप ही उसे सुखा के प्रेस कर ले तो और किसी का हाथ नहीं लगेगा, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, जो क्रॉस इन्फेक्शन है, वो बहुत कम हो जाएगा। जी जहां तक सर्जिकल मास्क अगर आपको यूज करना है तो वो यूज एंड थ्रो है, उसे रीयूज ना करें।
6 से 8 घंटे तक पहने। किसी कारण से अगर आपको दोबारा उसको यूज करने की जरूरत पड़े तो दूसरा नया मास्क पहने। बनिस्पत की सर्जिकल मास्क को आप 2 से 3 दिन तक चलाएं। 6 से 8 घंटे तक आप एक सर्जिकल मास्क को यूज कर सकते हैं। जहां तक N95 है, मैं एडवाइस नहीं करता कि N95 आपको जरूरत है, अनलेस एंड अनटिल आपके घर में कोई पेशेंट है जिसके इन्फेक्शन है, चाहे वो जुकाम, खांसी या कुछ हो। अगर वो नहीं है तो N95 आपको यूज नहीं करना चाहिए। अगर वो है और वो कोविड नहीं है तो भी आप N95 यूज कर सकते हैं। N95 की जो लाइफ है वो 4 से 6 घंटे है। उसके बाद आप उसे धूप में रख सकते हैं या एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रख सकते हैं और तीसरे से चौथे दिन वापस उसको यूज कर सकते हैं। तो 4 अगर आप मास्क N95 के आपको किसी कारण से जरूरत पड़े तो 4 मास्क जो है वो आप 16 दिन तक, पहला जो है 5वें दिन यूज करके और इस तरह से आप यूज कर सकते जी। एक सर क्वेश्चन है कि अभी लॉकडाउन के दौरान ट्रांसप्लांटेड पर्सन है वो, उनको यूरिन बहुत कम आ रहा है, वाटर इनटेक उनका पूरा है, सही है, कहीं कोई स्वेलिंग नहीं है, बट वो कह रहे हैं कि हैं। मुझे यूरिन पास आउट थोड़ा कम हो रहा है। देखिए इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो हो कि उनका लिक्विड इंटेक, जैसे कि आपने बताया कि इम्प्रूव्ड है, पर कई बार होता है कि लिक्विड इंटेक हमें ध्यान नहीं रहता और कम हो जाए। जी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत अपना क्रिएटिनिन, चाहे वो होम बेस्ड लेबोरेटरीज, मतलब होम पे कोई घर पे आके सैंपल ले जाए या आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, जैसे भी आपकी सुविधा हो, प्रिकॉशन रखते हुए वो क्रिएटिनिन टेस्ट करें। अगर आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है, इसका मतलब आपका लिक्विड इंटेक ही कम है। और लिक्विड इंटेक कम है तो उसको आप अपने घर में आराम से, लिक्विड बहुत सारी चीजें हैं, दूध है, चाय है, पानी है, छाछ है, लस्सी है, जो भी घर की बनी चीज है, जूस है, ये सब आप ले सकते हैं अगर आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है। और आप अपनी जिंदगी, मतलब जो ये यूरिन आउटपुट है वो अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। एक व्यक्ति को अपना क्रिएटिनिन नॉर्मल रखने के लिए सिर्फ 500 ml यूरिन चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का पहले 3 से 3.5 लीटर आता था और अभी 1.5 से 2 लीटर यूरिन आता है और उसका क्रिएटिनिन नॉर्मल है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करें, लिक्विड इंटेक थोड़ा-सा बढ़ा दें, आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है, आपकी किडनी बिल्कुल अच्छे से फंक्शन कर। सर अभी एक ट्रांसप्लांटेड आदमी को कितनी नींद जरूरी है एक दिन में, ताकि वो अपना वो फिट एंड एक्टिव रख पाए? नींद इम्पोर्टेंट चीज अभी ये है कि आदमी करे क्या 24 घंटे। कुछ जी। खा लेगा, कोई टीवी देख लेगा, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेगा, तो बेसिकली अभी तो टोटल रिलैक्स है। पर यूजुअली 6 से 8 घंटे की नींद हम कहते हैं एक सफिशिएंट टू हैव अ गुड इम्यूनिटी इन द बॉडी। जो नींद से हम कहते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो रिहेबिलिटेट करती है, तो 6 से 8 घंटे की अगर आप नींद लेते हैं तो दैट इज सफिशिएंट फॉर होल डे वर्क, इवन चाहे वो कोविड पेंडेमिक में हो, चाहे कोविड पेंडेमिक के बाद। जी। और वो कंटिन्यू कितनी नींद ले सकते हैं, मतलब नींद ब्रेक? कितनी ले सकते हैं? हाँ 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 हाँ, समझ गया। भाई अगर कोई 7 से काम 8। नहीं है, रिलैक्स रखना है, एक्सरसाइज कर ली है, खाना खा लिया है, तो जितनी देर जी। चाहे सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर ये ध्यान रखें, ज्यादा सोने से खुद ही को थकान महसूस होती है, खुद ही को अजीब सा लगता है, तो कुछ ना कुछ कार्य करते रहे ताकि मन लगा रहे। क्रिएटिव कार्य, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई एक कलाकार होता है, उस कलाकार को विकसित करें और अपना काम जो है वो उसको बढ़ाए। जो भी कलाकारी करते हैं, चाहे वो गेम खेलना हो, चाहे वो कुछ बनाना हो, चाहे पेंटिंग करना हो, चाहे म्यूजिक हो, उससे अपना टाइम जो है व्यतीत करे, ना कि सो के। जी। अच्छा, एक लेडी है जिनका 2 साल पहले सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, उस कारण उनका किडनी फेल हो गया था, किडनी ट्रांसप्लांट हुँ, हुआ था 2 साल पहले। हुँ, अभी हुँ, वो कह रही हैं कि मुझे लोअर एब्डोमेन में मूव होता हुआ पेन होता है, जब मैं हुँ, मोशन के हुँ। लिए जाती हूँ या फ्रेश होने जाती हूँ, यूरिन पास आउट के लिए। तो तो क्या? प्रोबेबली उनको मोशंस अगर ज़्यादा आ रहे हैं, दिन में 3 से 4 बार आ रहे हैं और वो पतले आ रहे हैं, तो प्रोबेबली उनको कोलाइटिस है, यानी बड़ी आंत का इन्फेक्शन है। तो जिस भी ट्रांसप्लांट फिजिशियन को वो दिखा रही हैं, तुरंत उनसे संपर्क करें, अपने सिम्पटम्स उनको बताएं। अगर वो वीडियो कंसल्टेशन ले रहे हैं, तो वीडियो कंसल्टेशन करें और जो भी ट्रीटमेंट वो फिर एडवाइस करें, वो लें। क्योंकि अगर कोई भी इन्फेक्शन उनकी आंतों में होगा और वो अगर हमने कंट्रोल नहीं किया या उसे ट्रीट नहीं किया, तो वो आगे जाके इन्फेक्शन बढ़ेगा और वो किडनी पे जोर डालेगा और आपकी किडनी को कमजोर कर देगा और आपका क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। सो इसलिए तुरंत आप जो है अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन से बात करके और इसका सॉल्यूशन निकालें और ट्रीटमेंट लेके अपने आप को स्वस्थ रखें। सर अभी कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ट्रांसप्लांटेड पर्सन्स हैं जिनके रोजगार ठप हो गए, नौकरी भी चली गई है, तो हुँ। डिप्रेशन का शिकार हैं बहुत ज्यादा, तो वो देखिए उनके ये लिए क्या कर सकते कंडीशन, आपकी बात सही है। ये कंडीशन एक ऐसी आई है जिसने किसी ने भी इसको पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया था। ना ज्योतिषी ने, ना गवर्नमेंट ने, ना आम जनता ने, ना किसी डॉक्टर ने। ये एक ऐसी कंडीशन आ गई है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते।
द ओनली थिंग व्हाट वी कैन डू इज कि हम चूंकि सब परिवार में रहते हैं, अपने परिवारजनों से बात करें, अपने परिवारजनों को अपने दिल की बात बताएं, अपने परिवारजनों के साथ मन हल्का करें, दोस्त आपके जो हैं, आपके रिलेटिव जो है उनसे वीडियो कॉल पे बात करें, थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करें। जैसे वो बात है कि सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। कुछ दिन बाद जब स्थिति सामान्य होगी तब आप फिर अपने आप को एक्टिव समझेंगे, आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कई काम ऐसे हैं जो आप घर पे रह के कर सकते हैं, वो घर पे रख के, जैसे वर्क एट होम जो आजकल कंसेप्ट आया है, वो कर सकते हैं। कोई भी नई चीज़ जो आपको लगती है आपके दिमाग में आई है, किसी भी तरह की, उसको आप कल्टीवेट कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब, गूगल इन सब से आप हेल्प ले सकते हैं। आप अगर बुजुर्ग हैं, ये चीज़ नहीं चलाना जानते हैं, तो बच्चों से इसकी हेल्प ले सकते हैं और अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं। तभी आप जो है वो इस पैंडेमिक के जो ये डिप्रेशन वाला फ़ेज़ है, इससे निकल जाएँगे। क्योंकि खाली दिमाग जो है, वो शैतान का घर होता है। अलग-अलग उसमें ख़्याल आते हैं, कुछ बुरे ख़्याल आते हैं, कुछ अच्छे आते हैं। बुरे ख़्यालों को निकल जाने दीजिए, अच्छे ख़्यालों को कल्टीवेट करिए और अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ तौर पर निरोगी रह के और मानसिक रूप पे मजबूत बन के जिए। सर एक क्वेश्चन है कि अभी कोविड-19 से बचने के लिए गर्म पानी पीना बेनिफिशियल रहेगा या फिर नहीं? ये सब चीज़ें जैसे कुछ कहते हैं आयुर्वेदिक मेडिकेशंस, कुछ कहते हैं गर्म पानी पीना, कुछ कहते हैं मेडिसिन्स। ये सब चीज़ें आई हैं, पर इनका कोई अभी तक 100% रोल नहीं एस्टेब्लिश हुआ है। जैसे कि मैं बात करूँ, गर्म पानी का आपने कहा, तो अभी तक कोई 100% रोल नहीं है। गर्म पानी पीना अगर किसी व्यक्ति को अच्छा लगता है तो वो पी सकता है, नुकसान नहीं है उसमें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म पिए जिससे कि उसकी जो इसोफेगस है उसको इंजरी हो जाए या पेट को इंजरी हो जाए। गुनगुना पानी अगर वो लेना चाहे तो वो ले सकता है, पर ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसको अपना जो वाटर इंटेक है वो पूरा रखना है, ताकि जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। इसी बात पे मैं एक चीज़ और अमित आपको बताना चाहूँगा कि जी, कई जगह ये आया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसके लिए अमेरिका ने बहुत वो क्या कहते हैं शोर मचाया था, प्लस हुँ, एजिथ्रोमाइसिन, ये दवाइयाँ आई थी कि ये दवाइयाँ ले लेंगे तो कोरोना वायरस नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई भी स्टडी इन दोनों दवाइयों को वैलिडेट नहीं करती है। दूसरा, ट्रांसप्लांट में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो टेक्रोलिमस हम लेते हैं, चाहे कोई से भी ब्रांड के लिए, वो एक अलग बात है, पर टेक्रोलिमस जो हम लेते हैं, उसका थोड़ा बहुत असर हार्ट पे हो सकता है, कुछ परसेंट केसेस में। पर अगर हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या एजिथ्रोमाइसिन एज़ अ प्रोफाइलैक्सिस, मतलब कि हमें कोरोना वायरस ना हो, उसके लिए अगर हमने ले ली, तो ये दोनों दवाइयाँ टेक्रोलिमस के साथ मिलके हार्ट पे बहुत ज़्यादा जोर डाल सकती है, हार्ट को कमज़ोर कर सकती है। इसलिए आप कभी भी कोई भी दवाई बिना अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन को पूछे कभी ना लें, प्लीज़। जी, जी। सर हाउ एफिशिएंट इज़ टू यूज़ सैनिटाइजर्स ऑन अ लॉन्ग रन? कितना टाइम तक जहाँ देखिए, सैनिटाइज़र्स का ये है, सैनिटाइज़र्स जो है वो उनका कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आज सुबह सैनिटाइज़ किया अपना हाथ अल्कोहल से और वो पूरे दिन रहेगा, ठीक है? वो सैनिटाइज़र का अगर आप बेसिक फंक्शन समझें तो वो ये है कि जैसे ही सपोज़ करिए आपने सुबह कहीं गए, आपने 3-4 जगह हाथ को छुआ और आपने सैनिटाइज़र लिया, सैनिटाइज़र से आपने हाथ को रब किया 20 सेकंड के लिए कम से कम। तो जितने भी वायरस उस पे उस टाइम थे वो सब खत्म हो जाएँगे। और उसके बाद अगर आप वो हाथ दोबारा कहीं भी टच करते हैं, मतलब कोई भी इन्फेक्टेड सरफेस पे, घर के अंदर नहीं, घर के अंदर कोरोना वायरस नहीं आया है अभी तक। घर में कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए घर की बात नहीं कर रहा हूँ। पर पब्लिक प्लेस पे जहाँ पर आपको पता नहीं है, जैसे लिफ्ट का बटन है या रेलिंग है, तो अगर आप वहाँ टच करते हैं, तो आप फिर वो उस इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाते हैं। तो जब भी आप पब्लिक प्लेसेस पे कोई भी चीज़ टच करते हैं, तो उस जो हाथ है आपका, उससे नाक या मुँह को टच मत करिए। पहले आप सैनिटाइजर से उसे सैनिटाइज करिए, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो सैनिटाइजर है उसका लॉन्ग नहीं है कि एक बार मैंने सैनिटाइज कर लिया तो 3 घंटे तक कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सैनिटाइजर इमीडिएट इफेक्ट करता है, जो भी वायरस आपके हथेली पे है उसको इमीडिएटली खत्म कर देगा। पर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद वापस अगर आप कंटामिनेटेड सरफेस को हाथ लगाते हैं, तो वापस आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। इसलिए ही हम कहते हैं कि आप जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जितनी भी चीजें जो आप जा रहे हैं कहीं पे भी, तो कम से कम टच करें ताकि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कम हो। जी। सर अभी एक क्वेश्चन और आया है कि क्या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं, छत पर घूम सकते हैं? बिल्कुल, आप आराम से घूम सकते हैं क्योंकि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग भी रख सकते हैं। इवन
जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आपकी वाइफ है, बेटी है, बेटा है, वो आपको रोटी लाके थाली में डालेगा, तो वो 3 फुट दूर से तो नहीं डाल सकता। तो बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब जो है वो परिवार के अंदर नहीं है। जब आप अ बाहर जाते हैं तो वहां पर आपको जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ताकि अपने आप को आप फिट रख सकें। जी। सर एक अजय जी हैं रोहतक से, वो कह रहे हैं कि मेरा भी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, मेरा क्रेटिनाइन हुँ, 1.8 से 2.1 हो गया है, हुँ, तो हुँ, मुझे हुँ। सजेस्ट करें कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो कारण ढूँढना पड़ेगा कि आपका क्रेटिनिन 1.8 से 2.1 क्यों हुआ? तो जिस भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, उनको आप तुरंत अप्रोच करिए और उनको पूछिए कि किस कारण से मेरा ये जो है वो बढ़ा है। जी। एक क्वेश्चन है सर, माय मदर इज ऑन डायलिसिस फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, हर पोटेशियम लेवल इज हाई, डॉक्टर टोल्ड टू कीप पोटेशियम फ्री बाथ ड्यूरिंग डायलिसिस, वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट। वो पोटेशियम के बारे में जानना चाह रहे हैं अमित शाह जी। देखिए, जो आपके डॉक्टर ने कहा है कि हमें पोटेशियम जो है वो कम रखना है, वो उन्होंने आपके पोटेशियम हाई के लिए ही कहा होगा। तो वो पेशेंट को देख के ही आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि अगर हाई पोटेशियम रहता है तो वो आपके हार्ट पे नुकसान कर सकता है। और आप अपने डॉक्टर से ये भी बात कर ले कि एकदम से अगर पोटेशियम कम करेंगे तो वो भी किडनी पे हार्ट पे असर डाल सकता है। तो अगर पॉसिबल हो तो कुछ समय के लिए आप पोटेशियम फ्री डायलिसिस यूज़ करें, और उसके बाद आप नॉर्मल डायलिसिस यूज़ करके अपने पोटेशियम को कंट्रोल कर सकते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस कोविड-19 ने हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा भय बैठा दिया है, तो प्लीज़ कुछ हुँ। टिप्स दें ताकि हम इससे उभर पाएँ, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इससे। देखिए, ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं है श्याम सुंदर जी, मेरे ख़्याल से पूरी दुनिया के जितने भी व्यक्ति इस चीज़ से लड़ रहे हैं, उन सबके साथ है कि एक भय हो गया है कि पता नहीं इस कोरोना ने हमारी ज़िंदगी में क्या दखल दिया है और क्या हमारी ज़िंदगी को कर दिया है। इसका कारण ये है कि जो कोरोना वायरस है, ये हाई इन्फेक्टिविटी रेट के साथ है। इन्फेक्टिविटी रेट का मतलब होता है कि अगर एक पर्सन इन्फेक्टिव होता है, तो वो कितने पर्सन्स को इन्फेक्टेड करेगा, वो कहलाती है इन्फेक्टिविटी रेट। सबसे ज़्यादा जो है वो मीज़ल्स की है, 20, और जो कोरोना वायरस की थी, वो इंडिया में शुरुआत में जो थी, वो 4.5 थी, और अब वो घट के 1.7 और 1.5 आ गई है। यानी एक व्यक्ति, एक से ज़्यादा डेढ़ व्यक्ति तक को इन्फेक्ट कर सकता है। ये जो भय है वो इसलिए है क्योंकि ये इन्फेक्शन मेनली जो है एडल्ट्स में होता है, क्योंकि एडल्ट्स ही जो 15 से 20 से 60 साल की उम्र के बीच के लोग हैं, वही ज़्यादा बाहर घूमते हैं। पर वो जो ये इन्फेक्शन जब घर में लाते हैं, तो वहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग माता-पिता होते हैं, परिवार होता है। तो ये इन्फेक्शन अगर उनको लगता है, या वो पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, या जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, सीकेडी के पेशेंट्स हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, उनमें ये इन्फेक्शन अगर हो जाता है, तो उसमें मोर्टेलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उम्र-दराज़ लोगों में जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन है, लाइक सीकेडी, डायबिटीज़, या हार्ट की प्रॉब्लम है, या बच्चे जो है उनमें ये होती है। इसलिए हमें भय है कि अगर हम ये चीज़ घर ले आए, तो हो सकता है हमारे परिवार में किसी को हो जाए, और वो हमारे लिए फिर बहुत मुश्किल का टाइम आ जाएगा उसको कंट्रोल करना या उसको ट्रीट करवाना। इसलिए इसका भय जो है वो ज़्यादा है। पर कैसे इस भय से निकलें? तो वो है कि डर के बाद जीत है। अगर आप डरेंगे तो आप कभी भी जीत नहीं पाएँगे, पर अगर आप उस डर से निकल जाएँगे तो आप जीत जाएँगे। अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में रखिए, प्रॉपर हैंड हाइजीन करिए, अच्छा खाना खाइए, और साथ में आप मास्क जो है वो हरदम लगा के रखें, और कोशिश करें कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके ऐसा टच में आता है जो मास्क नहीं लगा रहा है, तो तुरंत उसको मास्क लगाएँ और अपने आप को सेफ रखें। यही मैं मंत्र आपको दूँगा। हम पिछले, जब से 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ है और आज 13 अप्रैल मई हो गई है, पिछले 50-54 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, और हम रोज़ हॉस्पिटल जा रहे हैं, रोज़ पेशेंट्स को देख रहे हैं, रोज़ क्रिटिकल पेशेंट्स को देख रहे हैं, रोज़ जो ओपीडी हमें ज़रूरत है उसको कर रहे हैं। पिछले 5-7 दिन में तो ओपीडी बढ़ भी गया है, क्योंकि लोगों को डेढ़-डेढ़, 2-2 महीना हो गया अपना इलाज जो है वो रिन्यू कराए हुए, दिखाए हुए, तो वो भी आ रहे हैं। तो हम सब चीज़ कर रहे हैं, पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम कर रहे हैं वो है सोशल डिस्टेंसिंग। उन सब का ध्यान भी रख रहे हैं और साथ में अपना भी ध्यान रख रहे हैं। और मैं सोचता हूँ अगर ये दोनों चीज़ करें कि खुद के साथ-साथ हम दूसरों का भी ध्यान रखें, तो हम इस बीमारी से अच्छे से लड़ सकते हैं। सर अंकिता सर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लिस्ट आ गई है, तो हुँ, प्लीज़ थोड़ा शॉर्ट में फ्री कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अंकिता शर्मा कह रही हैं
कि बहुत ज्यादा एक्सेस में मैं सैनिटाइजर यूज करती हूँ तो मेरे हाथ में एलर्जी हो रही है और बिल्कुल। ये काफी टाइम से लेफ्ट हैंड पर है रेडनेस, तो क्या कर सकती हूँ मैं इसके लिए? देखिए ऐसा है अंकिता, अगर आप हेल्थ केयर वर्कर नहीं है और आपको बाहर ज्यादा नहीं जाना है तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि आप सैनिटाइजर यूज करें। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए है, अगर आप घर में ही रह रही हैं और ट्रांसप्लांट पेशेंट है, तो बेटर है आप सैनिटाइजर छोड़ के दिन में 4 से 5 बार साबुन से हाथ धो लें और वो साबुन यूज करें जिसका जो अल्कली कंसंट्रेशन है वो लो हो। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर अपन हाथ कपड़े के धोने वाली साबुन से धोएंगे तो ज्यादा अल्कली कंटेंट है, वो अपने हाथों को खराब करेगा। अगर आप नहाने की साबुन से हाथ धोएंगे तो उससे आपका साबुन जो है आपके हाथों को इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप सैनिटाइजर बिल्कुल यूज ना करें घर में रहते हुए। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो जरूर सैनिटाइजर साथ ले जाएं, और कहीं भी आपने अगर किसी चीज को टच किया है तो आप सैनिटाइजर यूज करिए, अन्यथा घर में आपको सैनिटाइजर की जरूरत नहीं है। हम भी घर आके सैनिटाइजर यूज नहीं करते हैं, सिर्फ हाथ ही अच्छे से धोते हैं। जो मिनिमम 20 से 30 सेकंड जो धोना है वो धोना चाहिए। क्या सबका मास्क पहनना जरूरी है परिवार में जो हमारे साथ रहते हैं और बैठे हुए हैं हमारे नहीं, साथ? घर में आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है। पर अगर आपका ट्रांसप्लांट पिछले मतलब मैं कहूँ लॉकडाउन से महीने भर पहले ही हुआ है, क्योंकि 3 से 6 महीने हम कहते हैं इंपॉर्टेंट है, और आप हाई इम्यूनो सप्रेशन ले रहे हैं तो उसमें आपको मास्क पहनना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका ट्रांसप्लांट साल भर 2 साल पहले हुआ और आप मास्क छोड़ चुके हैं तो आपको दोबारा मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर परिवार वालों के साथ आराम से एंजॉय करते हुए जिंदगी जी सकते अजय भाटी जी कह रहे हैं क्रेटिनाइन वाज स्टेबल एट 2.7 फॉर 2 हैं। इयर्स, नाउ इट हम्म। रेज्ड टू 3.4, व्हाट विल बी हम्म। लिक्विड इनटेक? लिक्विड इंटेक डिपेंड करता है कि अगर आपके स्वेलिंग नहीं आ रही है तो आप उस अमाउंट तक लिक्विड इंटेक ले सकते हैं। आप अपना 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट जो वो है कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, और उससे 400 से 500 ml एक्स्ट्रा आप अपना लिक्विड इंटेक रख सकते हैं। बाकी अगर जो भी ट्रांसप्लांट फिजिशियन है आपके, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं। उनके पास आपका प्रिस्क्रिप्शन भी होगा, आप उनके कंप्यूटर पे या उनकी फाइल में वो देख के वो आपको और अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से आपको लिक्विड इंटेक लेना है। भाटी जी का एक क्वेश्चन और है कि उनके लिटिल बिट थ्रॉट में इरिटेशन है और कफिंग की प्रॉब्लम है, तो उन्हें सिचुएशन में इसमें क्या करना चाहिए? अगर ये इरिटेशन और कफिंग पहले से ही है तो मेरे ख्याल से ये इनकी नॉर्मल एक फिनोमिना है, इसके लिए इनको कुछ भी नहीं करना। पर अगर ये इंटेंसिटी में इंक्रीज होता है, कफ ज्यादा बन रहा है या इरिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तुरंत अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन को फोन करके उनसे बात करें, उनको अपना सिम्टम बताएं, और वो अगर वो ये गाइड करते हैं कि उनको आके दिखाना है, चाहे वो ईएनटी स्पेशलिस्ट है या ट्रांसप्लांट फिजिशियन पर, तो तुरंत दिखाएं। वो तभी करें अगर उनका सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हो। सेम सिम्टम्स अगर पिछले 1.5 महीने से चल रहे हैं तो वो कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो एक एलर्जी है जो मौसम चेंज में या गर्मी में अपन एसी में रहते हैं तो ज्यादा हो सकती है। अदरवाइज वो कोविड इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन अगर एक बार हो गया, और ट्रांसप्लांट पेशेंट में क्योंकि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, उसमें ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा, और आपका अगर कोई सिम्टम नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब आपके वो इन्फेक्शन है। The medicines given for COVID-19 are kidney friendly or not? They are kidney friendly. They don't have any impact on kidney. Hydroxychloroquine and azithromycin does not have any effect on kidney. But the important thing is that they have an impact on heart. And we are taking tacrolimus as an immunosuppression. So I don't advise also that we should take hydroxychloroquine or azithromycin as a prophylaxis unless and until prescribed by our transplant doctor. मनीष मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि कभी-कभी यूरिन पास आउट करने में मुझे पेन होता है, तथा ट्रांसप्लांट वाली जगह पर भी पेन होता है जहां उनकी ट्रांसप्लांटेड किडनी है, तो क्या मुझे करना चाहिए? अगर ये रिसेंटली हुआ है तब तो आपको तुरंत बात करके एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, ताकि पता चले कहीं आपके जो प्रेशर बन रहा है वो पूरी तरीके से बाहर उसके यूरिन को निकाल पा रहा है कि नहीं, या वो बैक प्रेशर देके आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है। पर अगर ये प्रॉब्लम आपको ट्रांसप्लांट के जस्ट बाद से ही है तो आप ये अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन के नोटिस में लाएं, क्योंकि ये चीज भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आपको पेन होता है इसका मतलब यूरिन जो है वो पीछे जो है वो आपके जा रहा है। सुधीर कुमार जी कह रहे हैं कि माय वाइफ इज CKD4 स्टेज, creatinine is 3.94, swelling in legs and feet, particularly in left leg till knees. BP is 139/95 usual. Taking amlodipine 5 twice, Arcamin twice, Prolomet XL 25 mg once, Nodosis thrice. How to maintain BP?
प्लीज गिव सजेशन। देखिए, इसके लिए चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके डॉक्टर है, ट्रीटिंग डॉक्टर है, उनसे बात करें। जी जो जी आपके स्वेलिंग आ रही है उसके लिए आप 2-3 कारण होते हैं जिसको वो टेस्ट करेंगे और आपको बता देंगे कि किस कारण से आपके जो है ये स्वेलिंग आ रही है। एक एम्लोडिपिन आप ले रहे हैं उसके कारण से भी स्वेलिंग आ सकती है, बट आई एम नॉट द पर्सन राइट टू से अबाउट दिस अनलेस अनटिल आई हैव सीन यू। तो जो डॉक्टर जिन्होंने आपको देखा है उनसे बात करें। इसमें थोड़ा-सा दवाई का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा डाययूरेटिक बढ़ाना पड़ेगा, जो मैं अभी आपका प्रिस्क्रिप्शन देख के समझ सका हूँ। मैं ये एडवाइस आपको दे सकता हूँ, पर बेटर एडवाइस आपको जो है आपके जो डॉक्टर है जो आपको रेगुलर ट्रीट कर रहे हैं वही दे सकते हैं। तो उनसे कंसल्ट करें और ये चीज तुरंत बता के अपना बीपी जो है कंट्रोल करें, ताकि किडनी पे जो है बैड इफेक्ट हाइपरटेंशन का ना हो। सर एक क्वेश्चन 2-3 लोगों का रिपीट हुआ है। नाउअडेज इन इमरजेंसी कैन वी चेंज मेडिसिंस विद सेम सॉल्ट बट डिफरेंट ब्रांड नेम? ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ क्वेश्चन है और इट इज वेरी डेंजरस आल्सो क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट के साथ साथ मैं इसे डेंजरस भी कहूंगा। जी प्रॉब्लम ये हो रही है कि टेक्नोलॉजीमस जो है वो जिस ब्रांड की भी हम जिस कंपनी की भी हम ले रहे हैं, बिकॉज की इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा या प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, वो नहीं बेच पा रहे। अब हमें लेनी भी जरूरी है और हमारे पास वो ब्रांड भी नहीं है। इसके लिए जो आप चीज कर सकते हैं वो ये है, क्योंकि हर ब्रांड की बायोअवेलेबिलिटी अलग अलग होती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि अगर आप अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन से बात करें, मेडिसिन जो ब्रांड अवेलेबल है आपके पास और आपको लगता है कि ये 2-2.5 महीने 3 महीने तक आराम से आपको अवेलेबिलिटी इसकी हो सकती है, दोबारा हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो वो ब्रांड आप अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन से बात करके ले सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट चीज इसमें, क्योंकि अब वापस टेक लेवल जो है वो हो सकता है, क्योंकि जितनी भी आउटसोर्स लेबोरेटरीज है वो सब खुल चुकी है, ट्रांसपोर्ट जो है वो हो रहा है सैंपल्स का। तो आपको जी चेंज करने के 3rd डे 7th डे और एट अ मंथ अगर वो नॉर्मल रिपोर्ट रहती है, तो वो उस टाइम पे टेक लेवल करा के अपने टेक लेवल को वापस मेंटेन करना पड़ेगा। साथ में क्रिएटिनिन पे भी निगाह रखनी पड़ेगी कि वो जो है वो बढ़े नहीं। सो अगर जी आप ब्रांड चेंज करते हैं तो प्लीज अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन को कॉन्फिडेंस में लेके उनसे बात करके तभी करें, क्योंकि हर ब्रांड की बायोअवेलेबिलिटी अलग अलग होती है। और एक बार अगर किडनी कमजोर हो गई और उसमें क्रॉनिक चेंजेस आ गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे वापस रिकवर कराना। अशोक शर्मा जी कह रहे हैं कैन वी वॉक इन अवर सोसाइटी बिकॉज आई एम ट्रांसप्लांटेड एंड डायबिटिक पर्सन? यू कैन वॉक इन योर सोसाइटी, बट अभी मैं ये इसके लिए अवॉइड करने के लिए इसलिए कहूंगा क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जो और लोग वॉक कर रहे हैं उनमें से किसी को कोई इन्फेक्शन है या नहीं। मैं सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इन्फेक्शन है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें ऐसे टाइम पे जब कोई और वॉक नहीं कर रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि दोपहर में 2 बजे धूप में आप घूमे, सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट अगर आपको लगता है और आपकी सोसाइटी में इसकी परमिशन है तो आप घूम सकते हैं। पर आपको हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के ही घूमना है और किसी भी व्यक्ति से खड़े होके बात नहीं करनी है। घूमे, घूम के आके अपने वापस अपने फ्लैट या घर में आ गए। महेश परमार जी कह रहे हैं सर टैक लेवल अप्रैल में होना था बट लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं हो पाया, तो अब मैं जयपुर में नहीं रहता हूँ, तो बाद में करवा सकता हूँ क्या? अगर आप क्रिएटिनिन करा लें, अगर आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है और आपके यहाँ पे कोई भी ऐसी लेबोरेटरी नहीं है जो आउटसोर्स कर सके, तो मेरे हिसाब से अभी आप टेक लेवल ना कराएं। फिर भी आप अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन से एक बार बात कर लें। अगर वो एडवाइस करते हैं कि नहीं जरूरत है तो बिल्कुल ना कराएं। अगर उनको लगता है कि जरूरत होगी तो वो अपने आप आपको एडवाइस कर देंगे। अदरवाइज अगर आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है, इसका मतलब कि जो ड्रग है वो सही चल रही है, क्योंकि कम होता अगर लेवल तो भी क्रिएटिनिन बढ़ता और ज्यादा होता लेवल तो भी क्रिएटिनिन। जी सर एक क्वेश्चन और है कि हम अभी जो सब्जियां खरीद रहे हैं बाजार से लेकर आ रहे हैं, हम कुछ नहीं कह सकते कि जिससे हम लेकर आ रहे हैं उसको कोरोना है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही उस बात है। टाइप से उनको यूज में करें हम घर में देखिए, लाकर? उसका तरीका ये है कि जब भी आप सब्जी खरीदने जाएँ, तो मास्क तो पहन के जाएँगे, साथ में आजकल प्लास्टिक के ग्लव्स आते हैं पतले से, बिल्कुल थिन प्लास्टिक के, वो ग्लव्स पहन के आप शॉपिंग कर सकते हैं और उन ग्लव्स को आप डिस्पोज़ ऑफ शॉपिंग करने के जस्ट बाद कर लें। जहाँ तक हो सके घर से ही थैला लेके जाएँ, उसी में सब्जियाँ डलवाएँ, आप सब्जियों को टच ना करें। थैला आपके हाथ में रहेगा, आप सब्जियाँ डलवा के घर आ जाइए। घर पे आने के बाद एक बड़ा मर्तबान लीजिए और उसमें जो अपना मीठा सोडा होता है, वो करीबन-करीबन 1 चम्मच एक बड़े जो अपना टम्बलर होता है, बड़ा मर्तबान होता है, उसमें डाल लीजिए और सारी सब्जियाँ उसमें भिगो दीजिए। करीबन 1 आधे से 1 घंटे उसमें भिगो दीजिए। किन्हीं के पास अगर ओज़ोन मेकर है, तो उससे भी उस आप सब्जियों को साफ कर सकते हैं। वो भी कुछ बेनिफिट उसके बताए जाते हैं, स्टडीज़ कहती है कि वो भी कुछ बेनिफिशियल होता है। पर अगर आप सब्जियों को भिगो के रखते हैं और फिर धूप में सुखा देते हैं, उसके बाद आप सब्जियाँ यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी बीइंग इंडियन हम ज़्यादातर सब्जियाँ जो है वो बना के खाते हैं, आँच पे तेज़ गरम करके खाते हैं, इसलिए
चांसेस ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम वेजिटेबल इज वेरी लेस। सलाद जैसी चीजें जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, उसको अभी अवॉइड करें। एक बार ये पेंडेमिक चला जाए उसके बाद उनको भी अच्छी तरह धो के ले सकते। तो सोनू सोनी जी कह रहे हैं कि मुझे ज्यादा देर तक मैं मास्क लगाता हूँ तो मेरी नोज से पानी बहता है, बाद में फिर वो बंद हो जाता है। तो मैं देखिए, अगर क्या आप करूं? अकेले रहते हैं घर में और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं तो आपको घर में मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर चूंकि आप रिसेंट ट्रांसप्लांट है तो आपको मास्क लगाने की जरूरत है। जी। सर अदरवाइज आप मोस्टली घर में रह रहे हैं तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो सर सिर्फ बाहर लगाने की जरूरत है। बिल्कुल सर, थैंक यू। मोस्टली क्वेश्चंस हो चुके हैं। सर आप एक वीडियो शेयर करने की कह रहे थे हमसे हैंड वॉश के लिए। हाँ, मैं अभी तो आपको व्हाट्सएप पे वो वीडियो शेयर कर दूंगा, तो आप अपनी ग्रुप पे वो शेयर कर दीजिए। बिल्कुल श्योर श्योर सर। क्वेश्चंस हो चुके हैं मेन, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दिया और बहुत लोग इससे लाभान्वित हुए। आगे हम और कभी भी कोई मीटिंग करते तो आपको सर जरूर हम इनवाइट करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, एनी थैंक यू। टाइम। और कभी भी कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रश्न हो, कोई भी दिमाग में प्रश्न आए, फील फ्री टू आस्क मी थ्रू अमित या हर्षवर्धन जी से पूछ लें। और मैं हरदम आप लोगों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। हर्षवर्धन एक बार सबको अनम्यूट करके सर के लिए प्लीज एक बार क्लैप करें, वो हम रिस्पेक्ट में सर के लिए करना चाह रहे हैं। सो नहीं नाइस सर, ऑफ यू, सो नाइस। आपने सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें प्लीज आलोक सर के लिए सब एक बार क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सो नाइस। थैंक यू। बात करके